गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें हम क्या पढ़ चुके थे। हमने जो प्रीवियस में जो पढ़ी थी उसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और जो एंशिएंट पीरियोडिक टेबल थी उन सब की स्टडी कर चुके थे। अब हमको आगे का स्टडी करना था, तो हम स्टार्ट करें। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो हमको जो पढ़ना है आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि वो पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं कि हर अंतराल पे क्या होता है, वो उनके जो गुण होते हैं वो फिर से हमको दिखाई देते हैं। यानी एक ही जैसे तत्वों को, यानी एक ही जैसे एलिमेंट्स को क्या कहा गया, एक ही ग्रुप में रखा गया। तो वो किस तरह से रखा गया और वो किस तरह से हम उनको कहते हैं। तो उनको जो कहते हैं कि उनके गुण में, मतलब एक के बाद ही एक वो अपने गुण को एक जैसे प्रदर्शित करते हैं, तो वो उसकी आवर्तिता कहलाती है। और हमने पढ़ा है कि जो तत्व है, यानी जो एलिमेंट्स है, वो आवर्तिता यानी पेरियोडिसिटी किसके बेसिस पर दर्शा रहे हैं, उनकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर किस तरह से दर्शाते हैं और किस तरह से क्या होते हैं, किस केस में जो एलिमेंट्स है वो रिपीट होंगे तो उनकी पेरियोडिसिटी हमको दिखाई देगी, है ना। इसको हम आवर्तिता कहते हैं, है ना। और जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो बाएं से दाएं की ओर पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो बाएं से दाएं चलते हुए एक निश्चित अंतराल पर, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हुए एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर क्या होता है, हमको पीरियड चेंज होता है। उसमें हमको क्या मिलता है, एक नया, मतलब हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वही एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमको क्या हो जाएगी, फिर से दिखाई देगी। तो जो आवर्तिता है, जिससे हम कहते हैं पेरियोडिसिटी, वो किस बेसिस पर दिखाई देती है, उसकी जब वो चलता है किस तरह से 2, 8, 8, 18 और 32 की बेसिस पर। यानी जैसे हमने देखा था, हमारी पीरियोडिक टेबल देखी थी, आपको याद होगा। जैसे कि ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, आपने देखा है यहाँ पे सबसे पहला जो एलिमेंट है वो एटॉमिक नंबर 1 उसका, है ना। इसी के बाद हमने क्या लिखा था, अभी क्या पढ़ा था हमने कि वो आवर्तिता यानी पेरियोडिसिटी हमको क्या 2, 8, 8, 18 और 32 इसके बेसिस पर दिखाई देगी। यानी कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके बाद जो दूसरा और तीसरा एलिमेंट रहेगा, यानी कि फर्स्ट के बाद जो थर्ड एलिमेंट रहेगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट के जैसी होगी। उसी के बाद जो उसके बाद 8 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ तक हो गया, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी 2, 8 के बेसिस पर। अब क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 8th वाला जो नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। कैसे, जो प्रीवियस की 2 हमने देखी उसके बाद फिर नेक्स्ट जो 8th एलिमेंट रहेगा उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। फिर नेक्स्ट जो 18th एलिमेंट रहेगा, किसके बाद जो 8th हमने एलिमेंट देखा उसके बाद जो 18th एलिमेंट रहेगा उसकी प्रॉपर्टीज इन सभी के सेम होगी। देन नेक्स्ट 32 एलिमेंट जो रहेगा, इसके बाद काउंट करने पर जो 32 एलिमेंट रहेगा उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो पेरियोडिसिटी दिखाते हैं, यानी उनकी आवृत्तिता जो होती है, उनके गुणों की, वो इसके बेसिस पर होती है। आप किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट करोगे, जैसे आपने आधा हीलियम से स्टार्ट किया, तो हीलियम के बाद आपको देखना है सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट और सेकेंड। उस केस में ये वर्क नहीं करेगा, उस केस में हमको क्या देखना पड़ेगा, सीधे 8th से देखना पड़ेगा। जैसे हीलियम से लिया हमने, तो उसके बाद हीलियम के बाद हम 8th एलिमेंट देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी हीलियम से स्टार्ट करेंगे तो हमको 8th एलिमेंट वही मिलेगा। फिर 8th देखेंगे, देन नेक्स्ट जो देखेंगे वो कितना 18th एलिमेंट देखेंगे, देन देखेंगे 32। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके तत्वों में, उनके गुणों में क्या होती है, आवर्तिता पाई जाती है। ठीक है, तो वही हम पढ़ रहे हैं। अब वो किस बेसिस पर पाई जाती है और उनकी कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम होती है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एटॉमिक रेडी, यानी परमाणु त्रिज्या जिसे कहते हैं, उसके बारे में। अब एटॉमिक रेडी क्या होती है, एन एटम इज assumed to be spherical in shape and the size of an atom is generally measured in term of its radius। यानी क्या है, हमने पढ़ा हुआ है कि हमने क्या माना है, जो हमारा परमाणु होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, यानी कैसा होता है, गोलाकार माना है हमने। ठीक है, और उसकी जो, अगर वो स्फेरिकल है यानी गोलाकार है, तो अगर हम किसी भी गोलाकार की अगर साइज देखना चाहते हैं तो हम किसको कंसिडर करते हैं, उसकी त्रिज्या को, यानी उसकी रेडी को कंसिडर करते हैं। तो वही है कि जो एटम रहता है उसकी जो साइज को मेजर करेंगे तो किसके बेसिस पर करेंगे, उसकी रेडियस के बेसिस पर करेंगे। एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्या है, अगर हमको किसी भी परमाणु की अगर त्रिज्या को कंसिडर करना होता है तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा एटम होता है उसका जो सेंटर पार्ट होता है, यानी एटम के न्यूक्लियस से उसकी जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी लास्ट जो उसकी सेल रहेगा,
उसकी बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, उसकी क्या कहलाएगी, मतलब रेडियस कहलाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन के सेंटर पार्ट यानी इलेक्ट्रॉन के नाभिक से उसके बाह्यतम कक्ष की दूरी क्या कहलाएगी, उसकी त्रिज्या कहलाएगी। किस तरह से, जैसे हमने माना कि ये हमारा कोई एटम है ना, इसका सेंटर पार्ट है न्यूक्लियस, और इसमें इस तरह से अलग अलग क्या बनी हुई है, सेल्स बनी हुई है। तो इससे यहाँ तक की दूरी उसकी त्रिज्या कहलाएगी, है ना। ये यहीं से यहाँ तक की डिस्टेंस उसकी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। बट हमको ये भी पता है कि जो हमारा एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, तो इनकी पोजीशन क्लियर करना क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारा एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो सेंटर पार्ट हमारा न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर क्या रहते हैं, रोटेट हो रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इस वजह से क्या होती है, उनकी जो पोजीशन होती है वो क्लियर नहीं कर सकते हम, इसलिए उसकी क्या रेडियस को भी क्या कर सकते हैं, हम एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते, यानी एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते, हम जस्ट अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हमको क्या करना होता है, हम दो तरह की मेथड्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वॉन डेर वाल्स के बारे में, वॉन डेर वाल्स रेडियस के बारे में। वॉन डेर वाल्स की रेडियस क्या होती है, इट मे बी डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट बिलोंगिंग टू नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट। यानी कि क्या है, कोई भी सॉलिड स्टेट में ये दिखा हुआ है आपका, वो ठोस अवस्था में किसी भी एक तत्व, कोई भी एक तत्व होगा उसके ठोस अवस्था में क्या रहेगा, उसके नाभिकों के बीच की दूरी, यानी कोई एक तत्व ठोस अवस्था में उसके नाभिकों के बीच की दूरी देख रहे हैं, यानी हम उसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ जो होगा वो होता है हमारा वॉन डेर वाल्स त्रिज्या। यानी कोई एक ठोस अवस्था में यानी कि सॉलिड स्टेट में कोई एक एलिमेंट है, उसके क्या होंगे, जो उसकी एटम्स है उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ जो होता है वो क्या कहलाता है, वॉन डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, देख रहा है आपको यहाँ जो एक्स डेस और वाई, ये एक तरह से दो एटम्स है, उनके बीच के जो न्यूक्लियस है उसके बीच का डिस्टेंस है, और उसका हाफ जो रहेगा वो क्या रहेगा, वॉन डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, इसी के अलावा जो हमारी होती है, जो त्रिज्या होती है उसे एंगस्ट्रॉम में, है ना, इसकी जो इकाई होती है यानी इसकी जो यूनिट होती है वो एंगस्ट्रॉम होती है। उसके अलावा एक नेक्स्ट जो हमको दे रखा है वो दे रखा है सहसंयोजक त्रिज्या यानी कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस कैसी होती है, इट मे बी डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ टू सिमिलर एटम्स बॉन्डेड बाय ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि क्या है, कोई दो तत्व है ना, कोई तत्व और उसके क्या है, दो अणु जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, सॉरी दो वो अणु फॉर्म में, यानी कि हमको क्या है, एक अणु दिया हुआ है और उसमें क्या है, कहीं ना कहीं दो तत्व प्रेजेंट होंगे और वो क्या होंगे, सिमिलर ही, यानी सेम जो तत्व होंगे वो आपस में एक सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसे हम एग्जांपल मान लें कि क्लोरीन है ना, क्लोरीन क्या है, सिर्फ क्लोरीन से ही जुड़ा हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो वही बोला हुआ है यहाँ पर कि इस तरह से सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए दो परमाणु, है ना, ये एक तरह से द्विपरमाणिक अणु हो गया, दो परमाणु है तो द्विपरमाणिक अणु है ना, तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा जो रहेगा वो होगी सहसंयोजक त्रिज्या। किसी दो तत्व के यानी दो परमाणुओं से बने हुए अणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। जबकि वॉन डेर वाल्स त्रिज्या इसका भी आधा ही है ना, वो क्या कहलाएगा, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। जबकि वॉन डेर वाल्स त्रिज्या क्या थी कि किसी भी एटम, एक ही एटम में जो है यानी एक ही एलिमेंट्स की जो एटम्स है उनके बीच की डिस्टेंस जो है उसका जो हाफ है वो क्या कहलाएगा, वॉन डेर वाल्स त्रिज्या। ठीक है, किस तरह से, जिस तरह से आपको यहाँ पे एक ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर इसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब देखो इसमें आपको क्लियर किया हुआ है कौन सी वॉन डेर वाल्स त्रिज्या है, कौन सी कोवेलेंट त्रिज्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है दो क्लोरीन अणु दिए, फर्स्ट वन ये रहा और सेकेंड वन ये रहा। ठीक है, यानी क्या, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। ये किस तरह से एक मॉलिक्यूल फॉर्म में यानी कि अणु के रूप में है। ठीक है, और ये दोनों अणु एक दूसरे के पास इस तरह से है। अब इनमें हम देखते हैं सबसे पहले कोवेलेंट त्रिज्या किसे कहेंगे। ठीक है, यानी सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहेंगे। हमने सहसंयोजक त्रिज्या की डेफिनेशन क्या पढ़ी अभी, कि दो एकल बंध से बंधे हुए परमाणु यानी कि सिंगल बॉन्डेड दो एटम्स से उनके बीच की दूरी
का जो हाफ रहेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कोवेलेंट त्रिज्या कहलाएगी। यानी कि क्या, एक क्लोरीन ये रहा, दूसरा क्लोरीन ये रहा, और ये दोनों एक दूसरे से किससे बंधे हुए, एक सिंगल बॉन्ड रहेगा। हमने देखा ना, जो क्लोरीन है हमको पता है ये सिंगल बॉन्ड से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो इनके बीच का जो न्यूक्लियस है ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा, इनके बीच के डिस्टेंस जो है उसका जो हाफ है वो हो जाएगी हमारी कोवेलेंट त्रिज्या। यानी एक्स वाई की जो डिस्टेंस है उसका हाफ क्या हो जाएगा, हमारा कोवेलेंट त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, यानी कोवेलेंट रेडियस यानी सहसंयोजक त्रिज्या। अब बात करते हैं वॉन डेर वाल्स त्रिज्या की। तो वॉन डेर वाल्स त्रिज्या का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि दो एटम से उनके बीच की दूरी का हाफ जो रहेगा, यानी कि दो एटम्स अगर हमको दिए हुए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस का जो हाफ रहेगा वो वॉन डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। दिख रहा है आपको एक्स डेज और वाई जो है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उसका हाफ जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वॉन डेर वाल्स रेडियस हो जाएगी। तो इस तरह से समझ में आ गया जो कोवेलेंट रेडियस और वॉन डेर वाल्स रेडियस क्या होती है ना। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी रेडियस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो दे रखा है कि परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज जो होती है उसको। तो सबसे पहला दे रखा है नाभिक की आवेश यानी न्यूक्लियर चार्ज। नाभिक की आवेश जितना अधिक होगा परमाणु का आकार उतना ही कम होता है। इसका कारण अंतरिक्ष कक्षा का नाभिकीय से आकर्षण में वृद्धि, यानी कि हम देखते हैं कि इस तरह से हमारा जो कोई एटम है ना, और इसमें क्या है, सेंटर पार्ट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उसको क्या करेगा, एक तरह से अपनी ओर खींचने लगेगा, है ना। जिस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा नाभिक का जो यानी जो हमारा एटम है उसकी साइज़ में क्या हो जाएगा, उतनी क्या हो जाएगी, कम होता जाएगा, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग है सेंटर पार्ट यानी पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ही जल्दी क्या करने लगेगा, बॉन्ड करके रखेगा, जिससे हमारा जो एटम का साइज होगा वो क्या हो जाएगा, काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से भी क्या होती है, हमारी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, अफेक्ट होगी, है ना, क्योंकि अगर उसकी साइज़ छोटी है तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी, अगर साइज़ बड़ी होगी तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, बड़ी। तो इस तरह से क्या होता है, नाभिक की आवेश इफेक्ट करता है। दूसरा देखा है कक्ष संख्या। अब कक्ष संख्या जितनी अधिक होगी परमाणु का आकार उतना ही अधिक होगा, यानी कि जितना बड़ा एलिमेंट रहेगा उतनी बड़ी, अगर हम देखें कि इसमें और अगर इसमें देखें तो इन दोनों में किसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ बड़ा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, ज़्यादा होगी और इसकी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट दे रखा है वो दे रखा है हमको परिरक्षण प्रभाव। किसी भी परमाणु के परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होता है परमाणु त्रिज्या उतनी ही अधिक होगी। परिरक्षण प्रभाव नाभिक के आकर्षण में कमी उत्पन्न करता है, यानी परिरक्षण प्रभाव यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि अगर हमारा जो सेंटर पार्ट है उसकी क्या है, इफेक्टनेस कम है, जिससे क्या हो जाएगा, वो जो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है यानी कि जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स है उनको अच्छी तरह से बॉन्ड नहीं कर पा रहा है, जिससे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं खिंचाएंगे, इधर क्या होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे और वो क्या आएंगे, फ्री स्टेट में ही रहेंगे, जिससे भी क्या होगी, हमारी जो एटॉमिक रेडियस होगी वो क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है, तो इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया, एटॉमिक जो रेडियस है उसके बारे में पढ़ लिया। अब जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हमको आयनिक रेडियस के बारे में, यानी आयनिक रेडी के बारे में। आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडी क्या होती है, द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन up to which it has an influence on its electron cloud is called its ionic radius। यानी क्या है, किसी आयन के नाभिक के केंद्र से लेकर इलेक्ट्रॉन आवृत्त के प्रभावित क्षेत्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। यानी कि क्या, जब आयनिक रूप में एक आयन के नाभिक और उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। किस तरह से, जैसे कोई आयन फॉर्म है, जैसे माना सोडियम है, उसका सिंबल ये होता है, बट अगर सोडियम इस केस में है ना, यानी आयन के फॉर्म में है, तो उस केस में इसके जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यानी कि इसका जो नाभिक रहेगा, उसका जो न्यूक्लियस रहेगा, उससे इसकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना, उसकी दूरी क्या कहलाएगी, इसकी आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। यानी कि आयन फॉर्म में नाभिक के केंद्र से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या कहलाएगी, उसकी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, आयनिक त्रिज्या के बारे में पढ़ लिया आपने। वही है कि अगर जो हमारा जो एटम है ना,
वो क्या है, आयन फॉर्म में, यानी कि जो हमारा एलिमेंट है वो आयन फॉर्म में है। तो उसकी जो सेंटर जो न्यूक्लियस रहता है उससे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी जो बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या होती है, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। आयनिक रूप से एक आयन के नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आयनिक फॉर्म इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। ठीक है, तो इस तरह से आयनिक रेडियस की डेफिनेशन भी हमने देख ली। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आयनन एंथैल्पी, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है तो उसके बारे में पढ़े हम। किसी परमाणु में इसके इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक को आकर्षित रहते हैं। परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आयनन एंथैल्पी के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि क्या है, हमको पता है कि हमारा जो सेंटर पार्ट होता है हमारे किसका, जो हमारा परमाणु होता है हमारे एटम, उसका सेंटर पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और उसके चारों ओर ही क्या करते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, है ना। और साथ ही साथ क्या करते हैं, यही जो नाभिक होता है यानी कि यही जो न्यूक्लियस होता है जो हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी की वजह से क्या होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रोटेट होते हैं, है ना। और एक तरह से ये इसको बाउंड करके रख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखता है ये सेंटर पार्ट जो न्यूक्लियस है वो। तभी क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसके आसपास चक्कर लगाते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स है इनको इस एटम से बाहर निकालना है। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को एटम से बाहर निकालना है, बाहर निकालने का मतलब अगर इसको आयन फॉर्म में चेंज करना, कोई भी आयन बनाना हो, ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। तो निकालने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होगी, जो एनर्जी हमको चाहिए होगी, वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। यानी कि किसी नाभिक, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, यानी रिड्यूस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। किसी तत्व के एक विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जिससे वह गैसीय केटायन में परिवर्तित हो जाए, उस आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। यानी द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली held electrons from an isolated gaseous atom in its ground state is called its ionization enthalpy और ionization potential। यानी कि वही है कि अगर कोई हमारा एलिमेंट है, यानी कोई हमारा तत्व है, उसमें क्या है, हमको जैसे हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, इस तरह से सोडियम का ये न्यूक्लियस है। सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 11 होते हैं, है ना। तो वही इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा कुछ। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, है ना, और 3s1 रहता है, ये रहता है। तो इसके हिसाब से इसमें कितने टोटल कितने ही रहेंगे सेल्स, एक तो K L और M भी रहेगा, क्योंकि M में क्या होता है 3s1 आ रहा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो सबसे लास्ट भी इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, एक ही है। एक तरह से वो क्या है, जो हमारा न्यूक्लियस है उससे काफ़ी दूर है ना, इन दोनों के कंपेयर में वो काफ़ी दूर है। अब उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो वही है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी, यानी आयोनाइजेशन आयनन ऊर्जा यानी आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। तो इसको निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे हम वो क्या कहलाएगी, आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। और अगर ये सोडियम था, ये तो इस केस में था, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इस केस में था, जब इसमें से हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला था, तब क्या था, दोनों का रेशो 11-11 था, किसका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, हमने Na+ बना दिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, कौन ज़्यादा हाई हो जाएगा, प्रोटॉन्स के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो एक तरह से 10 ही हो जाएंगे और प्रोटॉन्स 11 हो जाएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो हमको ये बता रहा है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया गया है, बाहर किया गया, और इससे इसी वजह से इस पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी हमको देनी पड़ी थी, जो एनर्जी यूज़ करनी पड़ी थी, वो क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे भी हमको सोडियम का एग्जांपल दिया था, उसको ऊर्जा दी गई तो Na+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। एक उदासीन परमाणु
गैसीय अवस्था में जब ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह एक संयोजी धन आयन में परिवर्तित हो जाता है। वही मैंने जो बताया ना कि अगर ऐसा कोई एटम था जो तत्व था हमारा जिसपे कोई भी चार्ज नहीं था, जब हमने उसको एनर्जी दी तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस वजह से क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो जाएगा। यानी आयन जो बनाएगा वो कौन सा बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। कब, जब वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। ठीक है, इसलिए इसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अतः वह ऊर्जा जो गैसीय अवस्था में एक परमाणु को गैसीय अवस्था में ही एक धन आयन में बदल देती है, वह आयनन एंथैल्पी कहलाती है। इसे प्रायः वोल्ट प्रति मोल, यानी वह इसको जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट पर मोल होती है। ठीक है, परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सदैव ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः आयनन एंथैल्पी का मान सदैव धनात्मक होता है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह से क्या करते हैं, सोडियम का स्ट्रक्चर देखा था हमने। अब अगर हमने निकाल लिया सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन, अब Na+ में चेंज हो गया वो, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, जो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करेगा, और टाइटली बॉन्ड कर लेगा, है ना। तो जैसे हम माने कि हमको जब Na+ बनाने के लिए थोड़ी कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ी थी, अब जैसे जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा एक्टिव हो गया, अब अगर हमको Na+2 बनाना हो इन केस, तो हमको क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो पहले तो क्या था, हमने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला था तब न्यूक्लियस में क्या था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर इक्वल थे, बट अब न्यूक्लियस में क्या हो गया है, जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा एक्टिव हो गया, यानी प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा है। अब अगर हमको इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी आयनन एंथैल्पी रहेगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए यहाँ पे गया है कि जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाएंगे उतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती जाएगी, उतनी एनर्जी चाहिए होगी। इसलिए क्या हो जाएगी, जो हमारे आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होगी, है ना। यानी हमको हमेशा अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू मिलेगी तो वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर आप क्लियर डेफिनेशन बोलने जाओ तो क्या हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी किसी इलेक्ट्रॉन या किसी विलगित निकाय में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, आयनाइन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे आयनन एंथैल्पी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी कि द फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहला क्या देखा है, परमाणु आमाप, यानी द साइज ऑफ एटम। अब वही बात है जो हमने पहले बात की थी कि अगर एटम का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टाइटली बॉन्ड होंगे, जिससे हम क्या कर पाएंगे, उनको निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमको किसी भी गैस में अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले न्यूक्लियस से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा। तो वही बोला है, परमाणु आमाप जितना अधिक होगा आयनन एंथैल्पी का मान उतना ही कम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का साइज बड़ा यानी एटम का साइज बड़ा है ना, उसमें ज़्यादा क्या है, सेल से, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर उसमें कम सेल है ना, यानी कि परमाणु का साइज जो है छोटा है, हमारा एटम जो उसका साइज छोटा है, तो उस केस में क्या कर पाएंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा देखा है नाभिकीय आवेश, वही है, नाभिकीय आवेश अगर ज़्यादा होगा यानी न्यूक्लियस की जो एनर्जी वो ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बॉन्ड कर पाएगा। उस केस में भी क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, जो हमारा आयनन एंथैल्पी होगी उसका मान क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देन देखा है अंतरकोशी की अंतरिक्ष कोशों का परिरक्षण। अगर क्या हो जाएगा, जो अंतरिक्ष कोश होते हैं यानी कि अंदर की जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है, अगर वो ज़्यादा होगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगी किसकी, न्यूक्लियस की, तो उस केस में क्या कर पाएंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाल पाएंगे। इस केस में आयनन एंथैल्पी का मान डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखा पूर्ण या अर्धपूर्ण उपकक्ष। अब क्या होता है, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स को हमने देखा था कि हूर्ण के नियम के हिसाब से, हूर्ण का जो रूल पड़ा था उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। तो उस केस में क्या रहते हैं, अगर जो हमारे सेल्स है उसमें सब सेल्स में हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उस केस में अगर वो सब सेल पूरा कंप्लीट होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे हम बात करते हैं जीरो ग्रुप की, है ना, तो ये जीरो ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स, जीरो ग्रुप में से अगर हम जैसे बात करें हीलियम की, तो इसमें कैसे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल,
तो ये इस केस में क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि एक तरह से क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि फील्ड और हाफ फील्ड जो अगर इलेक्ट्रॉन्स है यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रुप है, तो उस केस में भी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इस केस में भी आयनर एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद दे रखा है बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि जिस तत्वों के बाह्य कोश का स्थायी विन्यास होता है उनका आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। वही है कि अगर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे इसमें दे रखा है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा यही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते, तो उस केस में भी क्या होता है, आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।